नमस्कार दोस्तों, जगुका जी के हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कछवा वंश का वंशानुक्रम पढ़ रहे थे। कल मुगल मराठा संबंध हमने पढ़ा था, मुगल मराठा संबंध पढ़ा था, समझ गए दोस्तों। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, देखिए, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हो और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हूं, तो ये जो टॉपिक है ना राजवंश का, प्रमुख राजवंश समझिए, इसमें से क्या है, मतलब बहुत कम क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं जो प्रमुख राजा हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने प्रमुख राजाओं का उल्लेख किया, उन्हीं में से आते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज आती है। तो आप ऐसे सोचते हो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं जो इसको नोट्स के माध्यम से समझा रहा हूं आपको, वो मेरी भी मजबूरी है। अगर इसको एक एक राज्यों को बताऊं तो 12 महीने लगते हैं और इसमें से क्वेश्चन आते हैं 2-1-2, और वो भी कौन से आएंगे, जो मुख्य मुख्य राजा हैं उनमें से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना जैसे ज्यादा समय करते हो तो उसको जितना सरसरी नजरों से देख सकते हो उतना ही देखो, इनमें ज्यादा पंचाट नहीं है। ये अगला दे तो दे देता है प्रमुख राजवंश। अब प्रमुख राजवंश से 1-2 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आते हैं, समझ गए मेरी बात को, और उसमें से अपने से सोचते क्या आएगा, तो इतना ज्यादा ये नहीं है। मैं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जो प्रमुख प्रमुख राजा हैं, जैसे बोर्ड की किताबों में प्रमुख राजाएं लिखे हैं, जैसे मैं बोलूं चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान दे रखा है, इधर आपका कौन सा अमीर देव चौहान दे रखा है, कानर देव चौहान दे रखा है, इधर मेवाड़ में चंद्रसेन दे रखा है, मालदेव दे रखा है, इधर आपका राय सिंह दे रखा है बीकानेर में, कछुआ में सवाई जय सिंह। जैसे मैं बात कर रहा था, इन राजाओं की सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछ लेते हैं, तो उन चीजों को आपको ज्यादा देखना है। मैं ये कह रहा हूं, इसमें आप जैसे बहुत से टेंशन होता है, और बाकी मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा बहुत आप जैसे देख रहे हैं उस हिसाब से देख लें। बाकी मैं जो आने वाली चीजें वो टेस्ट में भी क्लियर करा दूंगा। और टेस्ट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का तो हमने टेस्ट की सीरीज का डाल दिया है, 14 मार्च से शुरू हो रही है, 14 मार्च से 28 मार्च तक आपकी शुरू होगी टेस्ट सीरीज, और उसको आप देखें तो उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें ज्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि कई स्टूडेंट देखते हैं साहब आप बोर्ड पे हमें वैसे बता रहे हो, अगर बोर्ड पे मैं समझाऊं तो 12 महीने लग जाए इसको, ये हमें। और जबकि काम की चीज नहीं है, काम की चीज होती है, जैसे मैंने आधुनिक राजस्थान है, तो आधुनिक राजस्थान बाकायदा आपको बोर्ड पे समझाया। मैंने क्यों समझाया कि वो काम की चीज है। ये देखिए, अब आओ, हम कछुआ वंश का कल बात की थी, आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा। कल हमने बात की थी कि भाई सवाई जय सिंह आया था, तो सवाई जय सिंह ने सवाई जय सिंह से मराठा संबंधों की शुरुआत हुई थी, और मराठाओं के साथ सवाई जय सिंह के 3 तो युद्ध हुए थे। 3 तो क्या हुए थे, युद्ध। और 3 युद्ध होने के बाद उन्होंने एक आपका कौन सा वो भीलवाड़ा का हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया था, बाद में धौलपुर में उसने संधि कर ली थी। बाद में वो उनके पारिवारिक कलह के कारण उनके बेटों में भी आग लगी रही, तो बेटों में उनका बेटा कौन आया, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के साथ 2 युद्ध हुए, राजमहल और बगरू का युद्ध मराठाओं के साथ। बाद में उसका बेटा कौन आया, माधो सिंह। माधो सिंह के समय कत्लेया, मतलब माधो सिंह ईश्वरी सिंह का भाई था, तो वो आया, तो माधो सिंह के समय इनका कत्लेआम हुआ। बाद में आपका आया कौन सा, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय तुंगा का युद्ध हुआ, मालपुरा का युद्ध हुआ, तुंगा का युद्ध हुआ, कौन सा, मालपुरा, एक युद्ध और हुआ। तो 3 युद्ध उनके प्रताप सिंह के समय हुए। वो टोटल हमने कल मुगल मराठा संबंधों के बारे में बात की थी। मुगल मराठा संबंधों के बारे में आपसे हमने बात की थी, सॉरी मराठा नहीं, मुगल नहीं, राजपूत मराठा संबंधों के बारे में हमने बात की थी। बोलो क्लियर है क्या? तो राजपूत मराठा संबंधों के बारे में हमारी बात हो गई, बोलिए क्लियर है? अब हम आपके सामने, अब जो जितने राजा हैं, जो कौन सा, नंबर 1 सवाई जय सिंह है, नंबर 2 आपका सवाई जय सिंह के बाद सवाई ईश्वर सिंह है, और सवाई ईश्वर सिंह के बाद कौन सा है, माधो सिंह है, और माधो सिंह के बाद आपका बीच में पृथ्वी सिंह है, और पृथ्वी सिंह के बाद आपका कौन सा, प्रताप सिंह है, और प्रताप सिंह के बाद आपका जगत सिंह आएगा। और जगत सिंह के समय अंग्रेजों की संधि होगी, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हमारा अंग्रेजों की संधि के साथ ही आधुनिक राजस्थान शुरू हो जाता है। तो ये टोटल आपका टॉपिक देखिए, एक बार देखिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कहाँ है?
देखिए अब इसको आज सवाई जय सिंह की अपन सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे, क्योंकि कल अपन ने इनके वो राजनीतिक चीजें तो पढ़ ली, सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। एक बार समझिए, सांस्कृतिक उपलब्धियां सवाई जय सिंह की, समझना उपलब्धियां सामाजिक रूप से उनकी क्या उपलब्धि है, धार्मिक रूप से उनकी क्या उपलब्धि है, साहित्यिक रूप से उनकी क्या उपलब्धि है। ध्यान दीजिए, सामाजिक रूप में सबसे पहले आए, पहला राजपूत शासक था जिन्होंने सती प्रथा का निषेध किया। मतलब सती प्रथा का निषेध सबसे पहले राजस्थान में, ध्यान दीजिए मैंने पहले बताया है, राजस्थान में सती प्रथा का जो निषेध होता है, राजस्थान में सती प्रथा का जो निषेध होता है वो सबसे पहले बूंदी और अलवर में होता है। बूंदी और अलवर, सुनना मेरी बात। राजस्थान में सती प्रथा का निषेध करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बूंदी और अलवर। लेकिन जयपुर में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला राजा कौन है? तो सवाई जय सिंह। विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन किया, विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन किया, अंतरजातीय विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन किया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया। यानी इसकी जो सोच थी वो पॉजिटिव सोच थी, महिलाओं के प्रति भी इनकी ये सोच इनकी क्या दिखा रही है? तो आपको इनको नारीवादी शासक के रूप में दिखा रही है। ठीक है, तो एक बात। दूसरी देखिए, दूसरा जो सोच है, ब्राह्मण और निम्न जातियों में भेद था। मतलब ब्राह्मण जाति यानी कि अपन वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था में ऊपर कौन है? ब्राह्मण, नीचे कौन है? शूद्र। तो ब्राह्मण और शूद्रों में क्या था? विवाद था। तो उसके भेद को मिटाने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों की एक उपजाति और बना दी, जिसको क्या बोलते हैं? छन्यात। क्या बोलते हैं? छन्यात। उपजाति का समझ गए मतलब, यानी ऊपर तो कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए, और ब्राह्मणों की एक उपजाति बना दी जिसको बोलेंगे छन्यात, जिसमें आपके शूद्र शामिल हो जाएंगे। तो जिससे इन विवादों को इन्होंने क्या किया? खत्म किया। तो छन्यात क्या है? छन्यात क्या है? तो ब्राह्मणों की उपजाति है। तो जाति भेद मिटाने का इन्होंने काम किया, जाति भेद मिटाने का इन्होंने क्या किया? काम किया। यह इनका सामाजिक योगदान है। कौन सा योगदान है? सामाजिक। अब हम बोलना चाह रहे हैं आपको, छन्यात का समझ में आ गई? छन्यात देखिएगा, छन्यात क्या है? जाति भेद को मिटाने का काम किया। अब आइए धार्मिक काम क्या किए? हिंदू समाज को जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर से क्या दिलाई? मुक्ति। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था और तीर्थ यात्रा कर लगाया था। किसने? औरंगजेब ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगाया था। तो इसको इन्होंने मुक्ति दिलाई, इससे मुक्ति दिलाई। और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया इन्होंने, अश्वमेध यज्ञ का 1734 में। अब देखो 1734 को आप तीन चीजें पढ़ सकते हो। 1734 में इन्होंने नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, 1734 में हुर्रा सम्मेलन हुआ, और 1734 में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। ठीक है, अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था ये, अंतिम। अब आप मेरे साथ बोलोगे कि पहला हिंदू शासक आपका कौन हो गया? भगवान श्री रामचंद्र जी हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी हो गए। और अंतिम हिंदू शासक कौन हो गया? सवाई जय सिंह हो गया। इस यज्ञ का जो पर्यवेक्षक था, सुपरवाइजर था, वो पुंडरीक रत्नाकर था। पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है, पुंडरीक रत्नाकर इनका यज्ञ का क्या हो गया? सुपरवाइजर हो गया। और सुनो, यज्ञ के जो घोड़े छोड़े गए थे वो कुंभाणी शासकों ने, किसने? कुंभाणी शासकों ने अश्वमेध घोड़ों को पकड़ा था, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को पकड़ा था। वापस बोल रहा हूं, एक बार ध्यान दे लीजिए। अश्वमेध यज्ञ राजा अपने आप को अविजित विश्व विजेता घोषित करने के लिए करता है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन सबसे पहले किसने? भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। और भगवान श्री रामचंद्र जी किया था, और उनके घोड़े छोड़े गए थे, उन्होंने लव कुश ने पकड़ा था। उसी प्रकार से अंतिम हिंदू शासक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाला कौन है? तो कौन है? सवाई जय सिंह है। और सवाई जय सिंह का जो पुरोहित था उस समय, वो कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था। और इन्होंने जो घोड़े छोड़े थे उसको किसने पकड़ा था? तो कुंभाणी शासकों ने पकड़ा था। ठीक है, अब आइए, इन्होंने गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो गौड़ीय संप्रदाय की क्या है? पीठ है। ठीक है, गौरंग चैतन्य महाप्रभु। अब मैं आपको एक बार ले चलना चाह रहा हूं, आपने कल्चर का मेरा वीडियो देखा होगा। गौरांग चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? गौड़ीय। और गौड़ीय संप्रदाय की यहाँ पे दो शाखाएं हैं, गौड़ीय संप्रदाय के यहाँ पे दो केंद्र है, एक तो करौली और एक वृंदावन। करौली और कौन सा? वृंदावन। करौली और कौन सा? जयपुर। करौली और कौन सा? जयपुर। बोलो, क्लियर है क्या? करौली और जयपुर। करौली को राजस्थान का वृंदावन बोलते हैं, जयपुर को छोटी काशी बोलते हैं। तो बोलो,
गौरांग चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का नाम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 2। एक जयपुर है, कौन सा? करौली। जयपुर में आपका कौन सा? जयपुर को छोटी काशी बोलते हैं और करौली को राजस्थान का वृंदावन बोलते हैं। अब सुन लीजिए, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में। और मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? करौली में। मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? करौली में। अब गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का मंदिर सवाई जय सिंह ने यहां पे बनवाया था, यहां पे स्थापित करवाया था। अब याद हो तो आपको और बता दूं, पिछली बात भी, ये जो गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में मान सिंह के समय बना था, जिसके लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनाया था, जिसको जयपुर वालों के मंदिर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जयपुर वालों के मंदिर के नाम से जानते हैं। बाद में आपको याद हो तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ाने की कोशिश की वृंदावन वाले मंदिर को। तब मिर्जा राजा जय सिंह ने इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे राम सिंह को सौंपी और राम सिंह गोविंद देव जी की वो मूर्तियां वहां से निकाल करके और कनक वृंदावन में ले आया। कहां पर ले आया? कनक वृंदावन, जिसको कौन सा बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? पुराने गोविंद देव जी के नाम से जाना जाता है। और वहां से ये मूर्तियां उठा करके गोविंद देव जी की किसने स्थापित करवा दी? सवाई जय सिंह ने। तो ये दोनों चीज आपकी यहाँ पे आ गई पूरी की पूरी। धार्मिक मठाधीश थे, सुन लो, धार्मिक मठाधीश का मतलब समझ रहे हो क्या? जो धर्म के जैसे पीठ थी, जैसे हमारे यहाँ पे गलता में किसकी पीठ है? बोलो, रामानुजाचार्य की पीठ है। गलता में किसकी पीठ है? रामानुजाचार्य की। बताया था, गलता में रामानुजाचार्य की पीठ है। इधर आपका बोले तो अभी अभी बताया गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। ऐसे बहुत से साधु संतों की पीठ थी, उनका अपने विचारों को लेकर के मतलब जो धर्म है उसके विचारों को लेकर मतभेद होता था। तो उन मतभेदों को निपटाने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ बनाया, एक संहिता बनाई, जिसको क्या बोलते हैं? सिद्धांतज्ञ। सिद्धांतज्ञ, इसको क्या बोलते हैं? सिद्धांतज्ञ। धार्मिक मठाधीशों के विवादों को निपटाने के लिए इन्होंने क्या बनाई? सिद्धांतज्ञ संहिता बनाई। तो ये इनका धार्मिक रोल है। देखो, सिद्धांतज्ञ किसके लिए है? बोलो, धार्मिक मठाधीशों के बंधे विवादों को निपटाने के लिए। एक गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का मंदिर उन्होंने कहां पर बनाया? जयपुर में। और जयपुर किसकी पीठ हो गई? गौड़ीय संप्रदाय की। गौड़ीय संप्रदाय की एक पीठ और कौन सी होगी? बोलो, करौली। करौली में कौन विराजते हैं? मदन मोहन जी। अब आइए आगे। अब देखिए यहां पर साहित्य देखिए इनका, केवल राम, अभिलाष सतकम। केवल राम की किताब है अभिलाष सतकम और गंगा स्तुति। अभिलाष सतकम और कौन सी है? गंगा स्तुति। गंगा स्तुति, बोलो, गंगा स्तुति और कौन सी? अभिलाष सतकम। ठीक है। प्रियदास की किताब, प्रियदास आपको याद हो तो देखो, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया रामानुजाचार्य की पीठ कहां पर है? गलता में कौन थे? अगरदास जी और किलादास जी थे। तो उनका शिष्य कौन था? कृष्णदास पयहारी था। और पयहारी का शिष्य कौन है? प्रियदास है। और प्रियदास ने कौन सी किताब लिखी है? भक्तमाल टीका और भागवत शास्य। सूरत मिश्र ने कौन सी किताब लिखी है? बिहारी सतसई टीका। अब याद करो वापस, मिर्जा राजा जय सिंह के समय कौन था? बिहारी। मिर्जा राजा जय सिंह के समय कौन था? बिहारी। बिहारी की किताब कौन सी थी? सतसई। और बिहारी सतसई टीका किसने लिखी है? सूरत मिश्र। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद किया। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ उकर का सब संस्कृत में अनुवाद किया। रत्नाकर भट्ट पौंडरिक, इसने जय सिंह कल्पद्रुम किताब लिखी, जय सिंह कल्पद्रुम। सुधाकर पौंडरिक, इसने साहित्य सार संग्रह लिखा। ब्रजनाथ भट्ट, इन्होंने पद तरंगिणी और मरीचिका लिखी। और लास्ट में श्री कृष्ण भट्ट, इसको कवि कलानिधि के नाम से जानते थे, जिन्होंने किताब लिखी राघव गीतम। कौन सी? राघव गीतम। और जय सिंह ने इसे राम रसचार्य की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राम रसचार्य की उपाधि दी थी। तो यह साहित्य है। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपका खगोल विद्या में है, स्थापत्य में। और किसमें? खगोल विद्या। खगोल और कौन सा है? स्थापत्य। खगोल और किसमें है? स्थापत्य। देखिए इनकी संस्कृत का मतलब ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो संस्कृत ज्योतिष का इन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है ज्योतिष ग्रंथ है जय सिंह कारिका। नक्षत्रों की इन्होंने सारणी बनाई, यानी खगोल का जो ग्रंथ था वो है जिजे मोहम्मद साई। आया हुआ क्वेश्चन है। अब बोलो, संस्कृत का इनका ज्योतिष का इनका ग्रंथ था, उसका नाम क्या है? जय सिंह कारिका। और जो खगोल का एक ग्रंथ है वो कौन सा? जिजे मोहम्मद साई। और संपूर्ण देश में इन्होंने 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनाई, जयपुर,
दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह आपका जीजे मोहम्मद शाह आरएस में पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला जो महत्वपूर्ण राजा उसकी किताब पूछ लेता है। जय सिंह कारी का ज्योतिष का ग्रंथ है, खगोल का ग्रंथ जीजे मोहम्मद शाही है। संपूर्ण देश में उन्होंने 5 वेधशालाओं का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कहां का करवाया? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। और फिर जयपुर वाली जो है वो सबसे बड़ी, 5 में सबसे बड़ी वेधशाला है, और जिसको जंतर मंतर के नाम से जाने जाता है। जंतर मंतर का मतलब होता है गणना करना, गणना करना यानी गणना करने वाला। यहां पे संसार की सबसे बड़ी घड़ी लगी हुई है, जिसको सम्राट यंत्र के नाम से जानते हैं, और यहां पे विश्व धरोहर, इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया 2010 में। ये टोटल आपकी बात है जंतर मंतर की। आ गया। इसके अलावा देखो, इन्होंने मानसिंह झील में, मानसागर झील बोलते हैं इसको, कौन सी झील है? मानसागर। मानसागर अभी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। मानसागर झील में इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। मानसागर झील कहां पर है? जयपुर में। इसमें इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। जब इन्होंने मतलब अश्वमेघ यज्ञ करवाया था ना, अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ यज्ञ के दौरान इन्होंने जल महल बनवाया था। समझिए, सिसोदिया रानी का महल बनाया इन्होंने जयपुर में। सिसोदिया रानी, अब सुनना मेरी बात, याद हो तो आपको कल बताया था मैंने कि सवाई जय सिंह की एक पत्नी तो थी सूरज कंवर। बड़ी वाली पत्नी कौन सी थी? सूरज कंवर। अब सूरज कंवर तो किसकी? अजीत सिंह राठौर जोधपुर वाले की बेटी थी, ठीक है। और दूसरी उसकी पत्नी थी चंद्र कंवर। और चंद्र कंवर आपके मतलब मेवाड़ के सिसोदिया नहीं है क्या? उदयपुर वाला सिसोदिया कौन है? जय सिंह, वो अमर सिंह सेकंड की बेटी थी, समझ गए। तो सिसोदिया वो होगी, तो सिसोदिया रानी कौन होगी? चंद्र कंवर। तो चंद्र कंवर के नाम से उन्होंने सिसोदिया रानी का महल बनाया, समझ गए। और सुनो, वही चंद्र कुंवर के नाम से उन्होंने सिटी पैलेस में चंद्र महल बनाया। तो याद है, रखिए, उनकी रानियों के नाम याद है। जयगढ़ में, सुन लो, जयगढ़ में, जयगढ़ दुर्ग है ना, जयगढ़ दुर्ग में उसने जयबाण तोप रखवाई। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका निर्माण करवाया जयगढ़ जयबाण तोप का। और इसे पहियों पर आगे जाकर राम सिंह सेकंड रखवाएगा। राम सिंह सेकंड इसको जयबाण तोप को। अब सुन लो, एक बात और है, जयगढ़ जो दुर्ग है उसकी नींव रखी थी जय सिंह फर्स्ट ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी, उसको बनाया, बाद में उसको मॉडिफाइड जो करवाया वो आपका सवाई जय सिंह ने करवाया। और जयगढ़ दुर्ग है वो जयबाण तोप के लिए फेमस है, पानी के टांकों के लिए फेमस है। वहां पर जय सिंह ने एक दुर्ग, छोटा दुर्ग और बनाया था, जिसको विजयगढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजयगढ़ी में उसने अपने विद्रोही भाई विजय सिंह को रखा था। आपको कल बताया था कि इनको हटा करके विजय सिंह को राजा बनाया था, तो विजय सिंह को इन्होंने विजयगढ़ी में रखा था। तो मेरे बात सुन लो, जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो शुरुआत किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। उसको मॉडिफाइड किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। यहां पर सबसे बड़ी तोप किसने रखवाई? जयबाण तोप किसने रखवाई? सवाई जय सिंह ने। ओके, ऐसे की। और मैंने बोला इसको राम सिंह ने आगे जाकर के इस तोप को पहियों पर रखवाया। और मैंने कहा ये पानी के टाकों के लिए फेमस है और एक विजयगढ़ी के लिए फेमस है, ठीक है। अब आया नारगढ़। कौन सा? नारगढ़। नारगढ़ को हम सुदर्शनगढ़ जयपुर भी बोलते हैं। नारगढ़ को क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। 1734 में नारगढ़ बना था। अब मैं बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं एक बार, 1734 में ही इन्होंने कौन सा कराया? अश्वमेघ यज्ञ करवाया। 1734 में यह हुरडा सम्मेलन हुआ और 1734 में इन्होंने नारगढ़ दुर्ग बनाया। निर्माता कौन है बोलो? सवाई जय सिंह। मराठाओं से सुरक्षा के लिए इन्होंने बनाया था। और जयपुर के लोक देवता नारसिंह भौमिया के नाम पर क्या बना है? नारगढ़। बोलो क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नारसिंह भौमिया का मंदिर था। तो ये रोजाना जितना दुर्ग बना के आते उतना ही दुर्ग क्या होता? टूट जाता। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक नारसिंह भौमिया का मंदिर है, उसका मंदिर वापस बनाओ तुम लोग, तभी जाकर ये सक्सेस होगा। तो इन्होंने मंदिर बनाया, इसका नाम ही क्या रख दिया? नारगढ़। आप नारगढ़ घूमने जाते हो तो वहां पे कोने में आपका नारसिंह भौमिया का मंदिर है, जिसको जयपुर का लोक देवता बोलते हैं। अब इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जयपुर को बसाया। किसको? जयपुर को। जयपुर को राजधानी बनाया। जयपुर का पुराना नाम है जयनगर। कौन सा? जयनगर। स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था इस जयपुर का। उसका उद्घाटन करने वाला जो था पंडित जगन्नाथ था। निर्माता कौन था? सवाई जय सिंह था। 9 चौकड़ियों का शहर है और 7 किलोमीटर में परकोटा फैला हुआ है और 7 दरवाजे हैं।
9 चौकड़ियों का शहर है, 7 किलोमीटर में परकोटा, चारों तरफ 7 दरवाजे हैं। और आ गया, और जयपुर का परकोटा है वो विश्व धरोहर में 2019 में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। और इसको विश्व धरोहर में 2019 में पिछली बार सब इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके जयपुर के बारे में है। ये सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर आता है। तो ये सवाई जय सिंह के बारे में बात हुई थी। बाद में हमने बताया था सवाई जय सिंह के बाद उसका बेटा ईश्वर सिंह आया। ईश्वर सिंह का कल बता दिया था। ईश्वर सिंह का केवल एक ही काम है, ईश्वर लाट। कौन सा? ईश्वर लाट, सरगासुली। इससे लाट कौन सा हो गया? सरगासुली। और याद हो तो अपन ने चित्रकला पढ़ी थी, चित्रकला, सुन लो मेरी बात। तो चित्रकला में जयपुर शैली में आदमकद चित्रों की शुरुआत, आदमकद चित्रों की शुरुआत ईश्वर सिंह ने रखी। आदमकद चित्रों की शुरुआत ईश्वर सिंह, ईश्वरी सिंह। आदमकद चित्रों की शुरुआत किसने रखी थी? ईश्वरी सिंह ने शुरू की थी आदमकद चित्रों की शुरुआत। किसमें? अपन जयपुर चित्र शैली पढ़ी थी तब बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था? ईश्वरी सिंह का जो स्थापत्य कला में ईश्वर लाट बनाया इन्होंने। कौन सा? ईश्वर लाट। तो कल आपको बताया था राजमहल का युद्ध इन्होंने जीता था मराठाओं से, तब इन्होंने उसकी विजय के उपलक्ष्य में सरगासुली ईश्वर लाट का निर्माण जयपुर में करवाया। तो कल बात हुई थी। तो ये हमारी बात कर ली हमने, बात सारी। ये रहा राजमहल का युद्ध। और उसके बाद उसका भाई कौन आया था? माधो सिंह। माधो सिंह के बारे में कल प्रमुख उपलब्धि हमने आपको बताई थी। सवाई माधोपुर की इन्होंने स्थापना करी। गणेश जी वाला मोती डूंगरी का इन्होंने महल बनाया। शीतला माता का मंदिर चाकसू में बनाया। और आत्म सुख पहनने का एक दरबारी गाउन बनाया, समझ गए। और इसका दरबारी विद्वान द्वारकानाथ भट्ट था, जिन्होंने वाणी वैराग्य और गलवा गीत लिखे हैं, ठीक है। और सवाई प्रताप पृथ्वी सिंह का कोई रोल नहीं है। सवाई प्रताप सिंह के बारे में कल तीनों युद्ध बता दिए थे, तुंगा, पाटन और मालपुरा, तुंगा, पाटन और मालपुरा। और देखो ये चीज और है, इनके शासन में अंग्रेज सेनापति, कौन सा? अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने भी आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस ने भी आक्रमण किया था। तो हमने जैसे शुरुआत की थी राजस्थान की, तो ये जॉर्ज थॉमस वही है जिन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। देखिए, राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था, समझ गए। राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपूताना। तो मेरी बात सुन लो, इनके शासन में अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने भी जयपुर पर आक्रमण किया था। और इस जॉर्ज थॉमस ने ही राजस्थान को राजपूताना नाम दिया है। इस जॉर्ज थॉमस ने ही राजस्थान को राजपूताना नाम दिया है। बोलो क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात रहती है। तो ये आपका पूरा हो गया। अगली बात आ जाइए। अब है इनके तीनों युद्ध हमने बताए थे। अब सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी भी महत्वपूर्ण है, इनकी भी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक। सुन लो किसकी? सवाई प्रताप सिंह की। सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, इनको देखिए। एक तो इन्होंने सबसे पहले तो स्थापत्य कला में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण करवाया। दोस्तों देखो, बड़े बड़े महल है जो अलग अलग महल हो गए। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। निर्माता कौन है? प्रताप सिंह। वास्तुकार है लालचंद। और ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को समर्पित है। इसकी जो खिड़कियां वगैरह बनी हुई है वो कृष्ण के मुकुट का प्रतिनिधित्व कर रही है। कुल खिड़कियां इसमें 953 है। 365 खिड़कियां इस समय एक्टिव है। और ये 5 मंजिला इमारत है, जिसको शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर के नाम से जानते हैं। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जानते हैं। बोलो, 953 टोटल खिड़कियां, 365 एक्टिव, 5 मंजिला है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। भगवान कृष्ण के मुकुट को समर्पित है। वास्तुकार कौन है? लालचंद। और निर्माता कौन है? प्रताप सिंह। और 1799 में बना था हवा महल, ठीक है। ये टोटल आपकी बात है, हवा महल के बारे में बात आ गई। अब देखो, साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ब्रज निधि के नाम से खुद साहित्य की रचना करते थे, यानी इनका साहित्य में इनका नाम था ब्रज निधि। कौन सा? ब्रज निधि। उपनाम से ये साहित्य चलाते थे। कविताएं इनकी ढूंढाड़ी भाषा में और किसमें थी? ब्रज में। और इनकी कविताओं का जो संग्रह था उसको ब्रज निधि ग्रंथावली बोलते। देखिए, ब्रज निधि के नाम से ये चलाते थे। भाषा कौन सी होगी? बोलो, ब्रज। और कौन सी होगी? ढूंढाड़ी। और इनका टोटल जो कलेक्शन है उसका ब्रज निधि ग्रंथावली, ठीक है। ये टोटल आपकी बात है। अब देखिए, संगीत कला, संगीत सम्मेलन का इन्होंने आयोजन करवाया जयपुर में। राजर्षि
ब्रजपाल भट्ट ने, सुनो, संगीत सम्मेलन का इन्होंने आयोजन करवाया, ध्यान दीजिएगा। इनका संगीत गुरु था चांद खां, जिन्होंने बुद्ध प्रकाश किताब लिखी है। इनका काव्य गुरु था गणपत भारती। कौन सा? गणपत भारती, कविता गुरु। और राजर्षि ब्रजपाल भट्ट ने संगीत ग्रंथ लिखा, राधा गोविंद संगीत सार। आया हुआ क्वेश्चन है, सुन लो। अब मैं बोल रहा हूं आपके संगीत कला टॉपिक है ना, तो संगीत कला में एक ग्रंथ ही पूछते हैं। मैंने बोला इनके समय राजऋषि ब्रजपाल भट्ट था। राजऋषि कौन था? ब्रजपाल भट्ट। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, कौन सा? ब्रजपाल भट्ट ने ग्रंथ लिखा है राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार जो अच्छा ग्रंथ है। इनका संगीत गुरु कौन था? चांद खां, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? बुद्ध प्रकाश। इनका काव्य गुरु कौन था? गणपति भारती। और इनके वो संगीत सम्मेलन में 22 विभिन्न क्षेत्रों से गुणीजन आए थे, संगीतज्ञ आए थे। उनकी गोष्ठी जो कहलाई वो गंधर्व बाईशी कहलाई। कई बार पूछता है गुणीजन का मतलब 22 क्षेत्रों के अलग अलग एक्सपर्ट आए थे, जिनको हमने क्या कहा है? गंधर्व बाईशी। और वो लोग जहां पर रहते थे उसको बोलते थे गुणीजन खाना। कौन सा? गुणीजन खाना। अब मैंने बोलूंगा गुणीजन खाना का संबंध किससे? तो सवाई प्रताप सिंह से। गंधर्व बाईशी का संबंध मतलब 22 एक्सपर्टों का समूह सम्मेलन में आए थे, तो उसको क्या? प्रताप सिंह से। इनका संगीत गुरु कौन है? चांद खां है। इनका काव्य गुरु कौन है? गणपत भारती है। इनका राजऋषि ब्रजपाल भट्ट ने संगीत ग्रंथ कौन सा लिखा? राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, ये टोटल आपका दोस्तों पूरा का पूरा हो गया। और अब मैंने बोला अगला राजा था सवाई जगत सिंह था, तो जगत सिंह के साथ अंग्रेजों की मैत्री संधि हो जाएगी। और यहां तक अंग्रेजों की जो मैत्री संधि है, यहां तक सारा का सारा मामला हो जाएगा। सुन लीजिए, बाकी का आप जनरल वे में पढ़ सकते हैं। यहां से ब्रिटिश शासन की क्या हो जाएगी? शुरुआत। ब्रिटिश शासन की क्या हो जाएगी? शुरुआत। ध्यान दीजिए, सवाई जगत सिंह 1803 से 18 में आया। रस कपूर नामक वेश्या से इसके संबंध होने के कारण इसको जयपुर का बदनाम बादशाह बोलते हैं। जयपुर का क्या बोलते हैं? बदनाम बादशाह बोलते हैं। बदनाम बादशाह, ठीक है, या शासक। ठीक है, ये आपका जयपुर का बदनाम बादशाह जगत सिंह। समझ गए? इनके समय एक युद्ध हुआ नागौर में, गिंगोली का युद्ध। अब ध्यान दीजिए कैसे हुआ। मेवाड़ का राजा था भीम सिंह। मेवाड़ का राजा कौन था? भीम सिंह। ठीक है, उसकी बेटी थी कृष्णा कुमारी। उसकी बेटी कौन थी? कृष्णा कुमारी। उस कृष्णा कुमारी के सगाई है ना, वो मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ हुई थी। मारवाड़ का राजा कौन था? भीम सिंह। उसके साथ हुई। भीम सिंह मर गया। बाद में उसकी सगाई जगत सिंह के साथ हो गई। जगत सिंह कौन सा? जयपुर वाला। जगत सिंह कौन हो गया? जयपुर वाला। अब भीम सिंह का जो भाई था वो कौन था? मान सिंह। भीम सिंह का भाई कौन था? मान सिंह। तो भीम सिंह का भाई मान सिंह मारवाड़ में था ना, वो मरने के बाद वो राजा बना। तो उन्होंने दावा कर दिया कि साहब मेरे भाई के साथ सगाई हुई, तो ये सगाई मेरे साथ होनी चाहिए। बाद में सगाई किसके साथ कर दी थी? जगत सिंह। तो इस कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद हुआ। भीम सिंह मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी कौन है? कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद हुआ। किसमें हुआ? इधर जयपुर के राजा जगत सिंह में और मान सिंह के बीच में हुआ। जगत सिंह और किसके बीच में हुआ दोस्तों? मान सिंह। मान सिंह कहां का है? जोधपुर का। मान सिंह कहां का है? जोधपुर का। तो जगत सिंह और मान सिंह के बीच में कृष्णा कुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी कौन है? कृष्णा कुमारी, भीम सिंह की क्या है? पुत्री। उसको लेकर के गिंगोली का युद्ध हुआ नागौर में। और इसके बाद मान सिंह इसमें पराजित हुआ और बाद में कृष्णा कुमारी ने क्या कर ली? आत्महत्या। कृष्णा कुमारी ने ऐसे आत्महत्या कर ली, कृष्णा कुमारी यहां पे बदनाम हो गई। तो भीम सिंह ने कुछ लोग तो बोलते कि भीम सिंह ने इसको जहर दे दिया, और कुछ बोलते कि आत्महत्या कर ली। तो इसको कृष्णा कुमारी का त्याग भी बोलते हैं। कृष्णा कुमारी का क्या बोलते हैं? त्याग। कृष्ण कुमारी का क्या बोलते हैं? त्याग। बोलो, क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात होती है मान सिंह के परिप्रेक्ष्य में। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। ये है गिंगोली का युद्ध। किसके समय? जगत सिंह। अंग्रेजों से इस समय मैत्री संधि हो गई थी। अंग्रेजों से मैत्री संधि है। अब अपना एक टॉपिक बनेगा अंग्रेजों से मैत्री संधि। समझ गए? तो अंग्रेजों से मैत्री संधि हो गई थी, मित्रता हो गई थी। और मराठाओं से पीछा छुटाने के लिए अंग्रेजों के साथ इनकी मित्रता हो गई 15 अप्रैल 1818 को। और जयपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन बना था? कैप्टन स्टेवर्ड। तो जगत सिंह के समय संधि हो गई। और अब अपना टॉपिक जो बनेगा वो ब्रिटिश शासन में अंग्रेज मैत्री संधि बनेगा। और अंग्रेज मैत्री संधि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो आपका आधुनिक राजस्थान से वहां से जुड़ जाएगा। और आधुनिक राजस्थान को मैंने राजनीतिक जागरूकता से शुरू किया था कि अंग्रेजों से को किस प्रकार हम जागरूक हुए, तो वहां से, तो उसके पहले का ये टॉपिक और बता दूंगा, तो यहां तक आ जाएगा पूरा।
तो अंग्रेजों के मैत्री संधि किसके समय हुई? किसके समय बोलो? अब देखिए आप इसको जोड़ो, थोड़ा सा जोड़ो। अंग्रेजों के साथ मैत्री संधि करने वाला जयपुर का राजा कौन था? तो जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। ठीक है। और सुनो, मराठाओं के साथ संधि करने वाला राजा कौन था? तो सवाई जय सिंह। धौलपुर समझौता बताया था, धौलपुर समझौता 1741। ठीक है। और बाद में मराठाओं के बाद मुगलों के समय मुगलों से संधि या अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन था? तो बोलो भारमल। कौन था? भारमल। भारमल ने 1562 में सांगानेर में भारमल से की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार। यह मुगलों के साथ हो गया। कौन सा गया? मुगलों के साथ। तो ये टोटल आपकी बात है। तो संधियों का इनका संबंध भी है। और इन्होंने ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया? जयपुर। ये यहां तक आपके जयपुर के राजाओं को आपको पढ़ना है। बाकी के राजा आप जनरल वे में पढ़ सकते हो, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को पढ़ सकते हो, नोट्स में भी देख सकते हो। तो ये टोटल आपकी बात आती है। बोलो। तो बाद में आपका सवाई जय सिंह तृतीय आया। सवाई जय सिंह तृतीय, इनकी मौत होने के बाद 1819 से 35 तक तृतीय आया। अब तृतीय, सवाई जय सिंह तृतीय को एक बार बोलो। सवाई जय सिंह फर्स्ट मिर्जा राजा जय सिंह था, जिसको मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। बाद में सवाई जय सिंह सेकंड सवाई जय सिंह था, सवाई था, उसको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। और ये सवाई जय सिंह कौन सा गया? तृतीय। इनके शासनकाल में भटियानी रानी मतलब भाटियों की मतलब इसकी माँ थी वो भटियानी रानी थी। इसकी माँ कौन सी थी? भटियानी का मतलब भाटी वंश की थी, तो इसलिए भटियानी बोलेंगे। और अंग्रेज रेजिडेंट के बीच में तीव्र विवाद हुए थे, तो अंग्रेज यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे थे, तो उनके बीच में उस रानी के इनके विवाद हुए थे, क्योंकि ये सवाई जय सिंह नाबालिग था। क्या था? नाबालिग, मतलब कम उम्र का था। ठीक है। बाद में सवाई राम सिंह आया, और सवाई राम सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई। और इस राम सिंह का आपका हमारे कल्चर में और योगदान है। सवाई राम सिंह के बारे में देखिए। सवाई राम सिंह 1835 से कितने तक? 1880 तक। 1880 तक का सवाई राम सिंह है। राम सिंह नाबालिग होने के कारण जयपुर का प्रशासन मेजर लुडलो देख रहा था। कौन देख रहा था? मेजर लुडलो। इसकी कहानी भी बता देता हूं, सुन लो। अंग्रेजों ने जो संधि की थी ना, उसके तहत यह नियम था कि जो कोई राजा वयस्क नहीं होगा, तो जब तक वो वयस्क नहीं होगा तब तक उसका शासन हम ही देखेंगे। तब तक उसका शासन कौन देखेंगे? हम ही देखेंगे, केवल हम ही देखेंगे उसका शासन। समझ गए? तो कहने का मतलब ये, सवाई राम सिंह क्या था? नाबालिग था। तो मेजर उनका जो प्रशासनिक अधिकारी कौन था? मेजर लुडलो, मतलब जो रिजेंसी काउंसिल का क्या था? अध्यक्ष था, वो शासन को देख रहा था। तो स्वाभाविक बात है, जॉन लुडलो ने यहां पे कुछ काम भी किए। सबसे पहले जयपुर में समाधि प्रथा को खत्म किया। समाधि प्रथा को खत्म करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर। और करने वाला शासक कौन था? लुडलो, मतलब जो अधिकारी कौन था? लुडलो। 1845 में इन्होंने कन्यावध पर क्या लगाई? रोक। कन्यावध पर रोक लगाई। बाकी सती प्रथा, दास प्रथा तो है, लेकिन ये दो चीजें आपकी हो जाती है जो हमने पढ़ा था आधुनिक में। बोलो। सबसे पहले दास समाधि प्रथा पर रोक कहां पर लगाएगी? जयपुर रियासत में। और कन्या क्रय विक्रय प्रथा पर भी रोक कहां पर लगाएगी? जयपुर रियासत में। और ये प्रयास किसने किए थे? बोलो। लुडलो ने किए थे। किसने किए थे? लुडलो ने किए। लुडलो ने। बोलो, क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात है। अब मैंने बोला 1857 की क्रांति, अब वो कड़ी वापस जुड़ गई है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर इसने साथ दिया, और अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इनको कोटपुतली का परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है। यह आपका हो गया 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने योगदान दिया। इनके शासनकाल में 1870 में वायसराय लॉर्ड मेयो आया। वायसराय कौन आया? लॉर्ड मेयो। जयपुर और अजमेर आया राम सिंह के काल में। और इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड नॉर्थबुक और प्रिंस अल्बर्ट आया। प्रिंस अल्बर्ट, और इस प्रिंस अल्बर्ट आया ना, उसकी याद में इन्होंने क्या बनाया था? अल्बर्ट हॉल बनाया था। तो इनकी कल्चरल उपाधि, इनका भी काफी आधुनिक जयपुर का निर्माता बोला जाता है। और आधुनिक जयपुर का निर्माता शासक के रूप में तो किसको बोला जाता है? सुन लो, राम सिंह को। राम सिंह सेकंड है। शासक के रूप में तो किसको बोला जाता है? राम सिंह सेकंड को। और अगर वैसे बोलेंगे तो प्रशासक के रूप में बोलेंगे तो वो आपका आएगा MI रोड मिर्जा इस्माइल। अब देखिए इनके समय क्या क्या हुआ, देखिएगा। ब्रिटिश शासक एडवर्ड पंचम जयपुर आया था। ब्रिटेन का शासक एडवर्ड पंचम था, वो जयपुर आया था 1868 में। तब राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। और देखो, अभी भी आपने पढ़ा था, राम सिंह सेकंड नहीं, उस जयबान तोप को पहियों पर रखवाया। जयबान तोप को पहियों पर किसने रखवाया था? राम सिंह सेकंड ने। और राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से क्या किया? पुतवाया।
ठीक है। एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा है, जयपुर को क्या कहा है? गोल्डन बर्ड। और अंग्रेज पत्रकार स्टेनले रीड ने इसको पिंक सिटी का पहला प्रयोग किया गया था, पिंक सिटी। गुलाबी रंग से पुतवाने वाला कौन था? बोलो, राम सिंह सेकंड, समझ गए। और मैंने बोला अभी अभी बताया, जयबान तोप को पहियों पर रखवाने वाला कौन था? राम सिंह सेकंड। और सबसे पहले पत्रकार, अंग्रेज पत्रकार था स्टेनले रीड, उसने इसको पिंक सिटी बोला। और गोल्डन बर्ड किसने बोला? एडवर्ड पंचम ने, आया था ना उसने। आगे देखिए, आगे प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया था 1876 में, तब इन्होंने अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था स्वीटन जेकब था, और सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय ये पूरा हुआ था, एडवर्ड बेड ने किया था, समझ गए। क्या उद्घाटन तो आपका किसके समय हो गया था? बोलो, राम सिंह के समय अल्बर्ट हॉल का। और अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन क्यों हुआ? कि प्रिंस अल्बर्ट यहां पे आया था, माधो सिंह के समय अगला राजा है उसके समय पूरा हुआ। अब आया राजस्थान का, यह प्रथम संग्रहालय था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या काम किए देखें। रामनिवास बाग बनाया, हमारा रामगढ़ बांध बनाया, पोथी खाना जयपुर में बनाया, महाराजा स्कूल बनाई, संस्कृत स्कूल बनाई, राम प्रकाश थिएटर बनाया, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसको हुनरी मदरसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुनरी मदरसा। और इसके अलावा देखो, ब्लू पॉटरी है ना, ब्लू पॉटरी को इन्होंने प्रसिद्ध दिया। ब्लू पॉटरी जयपुर, करपाल सिंह शेखावत। ये लो, ब्लू पोट्री कहां की फेमस है? जयपुर की। ब्लू पोट्री कहां की फेमस है? जयपुर की। और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करपाल सिंह शेखावत। सुन लो। और ब्लू पोट्री को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो किया वो राम सिंह सेकंड ने किया। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे हमने मान सिंह पढ़ा था, तो मान सिंह ने किसको सपोर्ट किया था? मीनाकारी को। मीनाकारी कहां की फेमस है? जयपुर की। और मीनाकारी का वहां पे उसने कलाकार लेके आए थे, वो कौन से लेके आए थे? कुदरत सिंह के वंशज, कुदरत सिंह के वंशज। ये टोटल आपका टॉपिक होता है। तो ये आपका राम सिंह हो गया। राम सिंह के बाद आपका कौन आता है? माधो सिंह। कौन आता है? माधो सिंह। ध्यान दीजिएगा, ये माधो सिंह है द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। एक माधो सिंह तो ईश्वरी सिंह के बाद आया है, ईश्वरी सिंह के बाद जो आया है वो तो माधो सिंह फर्स्ट था, और यह माधो सिंह द्वितीय 1922 तक है। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर, एडवर्ड सप्तम राज्याभिषेक ब्रिटिश शासक का हुआ था, तब ये चांदी के 2 बड़े कलशों में गंगाजल लेकर लंदन गया था। गंगाजल लेकर कहां पर गया था? लंदन। और चांदी के कलश वर्तमान में इसके द्वारा बनाए गए मुबारक महल में पड़े हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। अब बोलो, मुबारक महल किसने बनाया? तो किसने बनाया? माधो सिंह सेकंड ने। इन्हीं के समय शासनकाल में राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट आया और पोस्ट कार्ड आया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं था क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहां पर है? वाराणसी में। उसमें इन्होंने मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की क्या दी थी? सहायता। और यह क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माता कौन था? मदन मोहन मालवीय। उसको 5 आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान का राजा कौन था? तो माधो सिंह। ठीक है। अब आइए आगे अपन बढ़ते। चंद्र महल में इन्होंने प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण कराया। मुबारक महल जो मुगल राजपूत यूरोपियन शैली का नमूना है। और नारगढ़ में इन्होंने 9 पासवानों का महल बनाया। 9 पासवानों का महल बनाया। नारगढ़ का दुर्ग बनाया तो किसने था? सवाई जय सिंह ने। लेकिन उसमें 9 पासवानों का महल, पासवान होती थी राजा महाराजाओं की जो प्रेमिकाएं होती थी उसको बोलते थे, तो 9 पासवानों का महल बनाया। तो इन्होंने कौन से महल बनाए? मुबारक महल जयपुर में आया हुआ क्वेश्चन है। मुबारक महल कहां पर? जयपुर में। और दूसरा नारगढ़ में 9 पासवानों का महल जयपुर में। ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हेल्प की इकोनॉमी रूप से। ठीक है। अब आगे बढ़िए। उसके बाद माधो सिंह के बाद सवाई मान सिंह द्वितीय आया 1922 से 1949, 1922 से 1949 में हमारा राजस्थान का पूरा एकीकरण हो गया था। कछुआ वंश का अंतिम शासक था। अब वो मेरे साथ बोलोगे, अब लास्ट बोल रहा हूं। कछुआ वंश की स्थापना कछुआ वंश में पहला शासक था दुल्ले राव ने बड़गुजरों को दौसा में हरा करके बड़गुजरों को दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। दुल्ले राव पहला शासक। बाद में मैंने बोला उसने माची जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया दूसरी। बाद में तीसरी राजधानी उसने खोखो बनाया। बाद में उसका बेटा कौन आया? कौन सा? दुल्ले राव के बाद कौन आया था? कोकिल देव।
कोकिल देव ने आमेर में मीनाओं को हरा करके अपनी राजधानी बनाया, आमेर को, समझ गए। बाद में आपका मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन आया था, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन आया था, भारमल। कौन आया था, भारमल, भारमल। बाद में बोलूं मराठाओं की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन आया था, सवाई जय सिंह। बाद में अभी भी हमारी बात हुई थी कि कौन सा अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर का कौन आया था, जगत सिंह। कौन सा, जगत सिंह। बाद में 1857 की क्रांति के समय कौन था, राम सिंह। कौन था, राम सिंह सेकंड। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय कौन था, तो माधो सिंह सेकंड। कौन सा, माधो सिंह। और सवाई मान सिंह सेकंड वर्ल्ड वार के समय, और अंतिम शासक हो गया। देखिए 1949 से 1900 देखो कछुआ 22 से लेकर 49 तक तो शासक रहा। बाद में 49 में हमारा राजस्थान बन गया, तो 56 तक राजस्थान का राज प्रमुख रहा, और इसके स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर बाद में हमारा राज्यपाल आ गया। यह पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी रहा है। इनके प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल थे। कौन थे, मिर्जा, जो आधुनिक जयपुर के निर्माता माने जाते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी बोला था आपको कि अगर शासक के रूप में आधुनिक जयपुर का निर्माता आता है तो राम सिंह सेकंड आएगा, राम सिंह सेकंड। और प्रशासक के रूप में आता है तो मिर्जा इस्माइल आएगा। ठीक है। राजमाता गायत्री देवी इनकी पत्नी थी, गायत्री देवी इनकी पत्नी थी, आपको पता है। और ये गायत्री देवी आपको पता भी होगा, तो गायत्री देवी हमारी राजस्थान की पहली एमपी रही है, पहली एमपी रही है, यानी लोकसभा में पहली महिला सदस्य, लोकसभा में पहली महिला सदस्य, प्रथम एमपी। ये लो, प्रथम एमपी कौन रही है बोलो, तो राजमाता गायत्री देवी रही है, राजमाता गायत्री देवी। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला है। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, एमजीडी स्कूल की स्थापना करी, महारानी गायत्री देवी स्कूल की स्थापना करी। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इनके समय, मतलब किसके समय, मान सिंह सेकंड के समय सवाई मान सिंह अस्पताल बना, सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज बना, सवाई मान सिंह स्टेडियम बना। ठीक है। और स्वतंत्रता के उपरांत मान सिंह तो राज प्रमुख रहा ही, बाद में उसका बेटा कौन आया, भवानी सिंह। भवानी सिंह के बाद कौन है, दिया कुमारी। और दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद की क्या है, सांसद है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने वर्तमान तक आपको बता दिया, और यहां तक आते आते हम सीधा का सीधा किस पे पहुंच गए बोलो, हमारा लास्ट टॉपिक है। और अब हम बताएंगे ब्रिटिश शासन। कौन सा, ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश राजपूतों की ब्रिटिश के साथ मैत्री कैसे हुई, वो संधि आपको लास्ट में बताएंगे। तो उस संधि से आप जुड़ जाओगे, वो मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, तो बोर्ड पे समझाऊंगा, पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, वो आपका आधुनिक राजस्थान से जुड़ जाएगी। तो पहले आपको आधुनिक राजस्थान बनाया है और ये राजवंश बताए हैं। समझ गए क्या मेरी बात को। इस प्रकार से हम सारे के सारे राजवंश बता दिए, लेकिन मैंने एक बात जरूर बताई आपको कि इन राजा महाराजाओं के ज्यादा क्रम में ना होकर के इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लो, बहुत है इनका, ज्यादा नहीं। महत्वपूर्ण राजा तुम्हें दे रखे हो किताबों में, जो वो ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। ये तो क्या है कि गाइडों का कमाल है, जिसकी वजह से हमें पढ़ाना पड़ा है। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार।